तो क्या आपने नोटिस किया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद फैंटास्टिक फोर? अब वो क्या है, सब कुछ मैं ही बताऊंगा। ऑफ कोर्स मैं ही बताऊंगा, जब चैनल खोला है तो ठेका ले ही लिया है। तो मार्वल की रिसेंटली अनाउंस द फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग अनाउंसमेंट उतने ही ज्यादा एक्साइटिंग थे जितनी सिडनी स्वीनी की हर एक पिक्चर वहां नहीं जाते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसकी कास्टिंग काफी तगड़े तरीके से काम पे चल रही है और उसके बाद भी इसकी काफी सारी चीजें हमको पता चल चुकी हैं। पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में होंगी, वेनेसा कर्बी होंगी सुजन स्टॉर्म के रोल में, जोसेफ क्विन होंगे ह्यूमन टॉर्च के रोल में और एबॉन मैस बकराक, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, वैसे भी इंग्लिश सबटाइटल है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होंगे बेन ग्रिम या फिर द थिंग के रोल में। और इसके अलावा भी हमें मूवी को लेकर धीरे धीरे अब चीजें पता चलनी शुरू हो चुकी है और जितनी भी चीजें पता चलती जा रही हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग रॉन्ग विद फैंटास्टिक फोर। मतलब ये मार्वल की जितनी भी पिक्चरें अभी तक आई हैं उनकी जैसी कतई नहीं होने वाली है। सबसे पहले इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मैट शैकमैन और उससे भी ज्यादा ये सेट होगी मार्वल के 1960s में। ये बात हम लोगों ने पहले भी एस्टैब्लिश कर ली है क्योंकि इसका जो कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें हमको काफी सारे ईस्टर एग्स दिखाए गए थे। सबसे पहले इस पोस्टर में हम जो प्रेसिडेंट देख सकते हैं वो लिंडन जॉनसन है जो 1963 में यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो ये फैक्ट एस्टैब्लिश कर देता है कि मूवी 1963 के आसपास टेक प्लेस करेगी, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो मूवी की टाइमलाइन को सेट कर देती है एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विद अस। फिर इसके बाद हम लोगों ने मूवी की कॉस्ट्यूम्स देखी और सब कुछ हमको समझ में आने लग गया। एंड मैट शैकमैन बीइंग मैट शैकमैन जिन्होंने कुछ टाइम पहले वांडा विजन डायरेक्ट किया था, उससे उन्होंने ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखा दी कि कैसे वो 1960s और 70s की फील को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहां तक कहानी एकदम स्मूथ चल रही थी। मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये सवाल था कि मार्वल वाले इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 1960s में फैंटास्टिक फोर की टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसके बाद वो अचानक ही कहीं गायब हो गए। मतलब आप सोच के देखो कि एमसीयू की 616 टाइमलाइन में ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर जैसे ब्रिलियंट माइंड और ब्रिलियंट पावर्स वाले फैंटास्टिक फोर की टीम है, लेकिन उसके आगे उनके कोई अते पते नहीं है। तो इसको मार्वल कैसे एक्सप्लेन करेगा? बट देन उन्होंने एक पोस्टर और रिलीज किया इनके 4 डे पे, जहां पर हम लोग जॉनी स्टॉर्म को देखते हैं उड़ते हुए और वहां से चीजें एक और नया ट्विस्ट लेना शुरू करती हैं बिकॉज वी स्टार्ट टू रियलाइज कि ओह दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि इस पोस्टर में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। सबसे पहले तो जॉनी स्टॉर्म की कॉस्ट्यूम जो हमने पहला वाला पोस्टर देखा था उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। उस वाले पोस्टर में जॉनी की कॉस्ट्यूम में कॉलर एग्जिस्ट करता है, वेराज इस वाली कॉस्ट्यूम में नहीं, ये राउंड नेक है, इनफैक्ट टर्टल नेक भी बोल सकते हो। तो ये बताता है कि इन लोगों ने मे भी अभी तक कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज नहीं करी होंगी। जो डिजाइन अभी तक फाइनलाइज्ड है वो है स्ट्राइप्स वाला पैटर्न, क्योंकि हम लोगों ने पेड्रो भाई साहब मिस्टर फैंटास्टिक की कॉस्ट्यूम में भी वो स्ट्राइप्स वाला पैटर्न देखा था और इसमें भी देखा है। और इससे पहले कि आप लोग बोलो कि कॉन्सेप्ट आर्ट है, यस दिस इज अ कॉन्सेप्ट आर्ट, लेकिन इसको बनाने वाला बंदा मार्वल स्टूडियोज के विजुअल डिपार्टमेंट का हेड है जिसने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और आयरन मैन जैसी मूवीज तक के कॉन्सेप्ट आर्ट डिजाइन किए हैं। सो व्हाटएवर दिस गाय डिजाइन्स इज गोइंग टू बी इन द मूवी। सो इसको फैन आर्ट मत समझना, ये मूवी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आर्ट हो सकता है। तो अगर हम लोग पोस्टर पे ही वापस आकर उस पे बात करना शुरू करें तो जॉनी स्टॉर्म की कॉस्ट्यूम पहले वाले पोस्टर से तो अलग हो ही गई, लेकिन अगर आप उसके उड़ने के पैटर्न पे भी ध्यान दोगे तो दैट इज आल्सो कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन जो हम लोगों ने पुरानी मूवी का ह्यूमन टॉर्च देखा है उससे ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो फायर का क्लाउड है उसमें एक डेंस पैटर्न है जैसा कुछ जेट इंजन में होता है। आई एम होपिंग ये लोग इसी चीज के साथ जाएं, क्योंकि हम लोगों को अगर ऐसा किया जाता है तो कुछ नया देखने को मिलेगा। मतलब अगर जॉनी उड़ना शुरू करता है तो इसकी बॉडी की जो फायर है वो जेट इंजन जैसी आवाज करेगी ऐसे करके, प्लस उसके अंदर से निकलने वाली जो फायर है वो ऐसे डेंस क्लाउड्स बनाएगी। दैट वुड आल्सो एक्सप्लेन कि वो आसमान में ऐसे लेटर्स कैसे बना लेता है जो हम कॉमिक बुक्स में देखते आ रहे हैं, क्योंकि जो जेट प्लेन्स होते हैं दे आल्सो यूज द सेम टेक्निक। सो जॉनी का वो सारी चीजें करना वुड एक्चुअली मेक सेंस इन दिस मूवी। नाउ ये तो सारी चीजें हो गई जॉनी स्टॉर्म को लेकर, लेकिन इसके पीछे फिर मैंने देखा एक और काफी इंटरेस्टिंग सी चीज थी जो आई एम श्योर अभी तक 1000 लाख करोड़ लोगों ने आप लोगों को बता दी होगी, एंड दैट इज द सिटी। और वो मार्वल की अभी तक जितनी भी हम लोगों ने सिटीज देखी है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। ये एक काफी फ्यूचरिस्टिक सिटी नजर आ रही है और इस वजह से ऐसा लग रहा है और ऐसा बोला भी जा रहा था कि जो मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी होगी वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगी। और इस सिटी और इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर अब ये एक काफी ज्यादा रियल पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगर आप इस पूरी चीज को टेक्निकल लेवल पे सोच के देखो तो इट ऑल्सो डज काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि हम लोग पिछले इतने सालों में मार्वल की 616 टाइमलाइन में इतनी सारी मूवीज देख चुके हैं
कि एक सैचुरेशन सा बिल्ड हो चुका है और हर एक आने वाली मूवी के साथ वो चीज और भी ज्यादा डाइल्यूट होती चली जाती है बिकॉज वी आर वॉचिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो ऐसे में फैंटास्टिक फोर का एक नई अर्थ को, एक नई टाइमलाइन को, एक नए यूनिवर्स को दिखाना, उसे एक्सप्लोर करना विल एक्चुअली फ्रेशन अप थिंग्स अ बिट। मतलब हमारे लिए भी कुछ देखने को नया होगा। इनफैक्ट इस पूरी चीज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वाओ व्हाट अ यूनिक कॉन्सेप्ट। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अगर आप इस पूरी सिटी को देखना शुरू करते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑब्जर्व। सबसे पहले तो ये मूवी 1963 में टेक प्लेस कर रही है, लेकिन इस सिटी को नोटिस करो एक बार, ये कितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसको देखकर कई सारे अलग अलग चीजों की याद आती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम टीवीए को ही ले सकते हैं, क्योंकि टीवीए को देखकर ऐसा लगता था कि वो टाइम में पीछे तो है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी टाइम से बहुत आगे की है, और इन्हीं चीजों को हम रेट्रो फ्यूचरिज्म कहते हैं। इसको कई सारे गेम्स में भी इंप्लीमेंट किया गया है, जैसे बायोशॉक हो गया, वुल्फेनस्टाइन हो गया, और भी ढेर सारे हैं। बट मेरा सवाल ये आता है कि ये सब कुछ 1963 में पॉसिबल कैसे हुआ होगा। इसके लिए आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, मिस्टर फैंटास्टिक आपके सामने है। ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स होगा। मतलब ये बात हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि फैंटास्टिक फोर एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली है। इन लोगों के पास ऑलरेडी इस मूवी में अपनी पावर्स होंगी, ये बात को एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी इस मूवी में फैंटास्टिक फोर हैं, ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही ये यूनिवर्स 1963 में होने के बाद भी इतना एडवांस इसी वजह से होगा क्योंकि इसको मिस्टर फैंटास्टिक ने इतना एडवांस बना दिया है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है विदाउट ऑल द एरोगेंस। मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसके पास इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो कि ये ऑलरेडी काउंसिल ऑफ रीड्स के साथ कांटेक्ट में हो। काउंसिल ऑफ रीड्स क्या है उसके ऊपर अभी भी नहीं जाते, बस आप इतना समझ लो कि जैसे काउंसिल ऑफ गैंग्स थी वैसे ही काउंसिल ऑफ रीड्स भी एग्जिस्ट करती है। तो इतना समझ में आ चुका है कि ये पूरी की पूरी एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन की कहानी है। पूरी की पूरी सिटी 1963 में होने के बाद भी बहुत ज्यादा एडवांस है, और इसके एडवांसमेंट में प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली हमारे रीड रिचर्ड्स का हाथ है। लेकिन इसके साथ ही साथ मूवी की कहानी के बारे में क्या, कि ये पूरी की पूरी स्टोरी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, इस मूवी के मेन विलेंस कौन से होंगे, और आखिरकार जब सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है तो फिर 616 टाइमलाइन का क्या होगा। इस पूरी फैंटास्टिक फोर की कहानी को आप एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कैसे कनेक्ट करोगे, और जब ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर हैं तो फिर ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले मूवी के मेन विलन के लिए नहीं, ये लोग डॉक्टर डूम की तरफ नहीं जा रहे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पहली मूवी के लिए लोग गैलेक्टस की तरफ जा रहे हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी वियर्ड चॉइस, क्योंकि गैलेक्टस के बारे में भी कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जानते भी हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग कि ये लोग आखिरकार कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि एक यूनिवर्स जो टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा एडवांस है कि उसके लिए कोई भी थ्रेट ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता, उसके सामने पहली ही मूवी में इतना थ्रेट आता है कि उसकी फट जाती है। तो फिर आप इतने एडवांस हुए किस काम के? टेक्निक ही गलत है तुम्हारी मिस्टर फैंटास्टिक। बट यस, एनीवेज हमको पहली मूवी में फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिलेगी, और अगर सिल्वर सर्फर है तो गैलेक्टस आएगा ही, जैसे छोले के साथ भटूरे। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि सिल्वर सर्फर मेल नहीं फीमेल होगा। दैट ऑल्सो हिंट्स की ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है। और सिल्वर सर्फर मेल फीमेल क्यों है इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि नॉरन रैड नहीं बल्कि शाला बाल है जो उसकी लवर होती है। आई एम वेरी श्योर कि इसमें एक मेल सिल्वर सर्फर भी होगा जो हमको प्रॉबेबली मूवी में दिखाया जाएगा, जिसके बारे में अभी बात नहीं करी जा रही है। नाउ गैलेक्टस के साथ में एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज है, और वो ये है कि वो एक नंबर का हरामी लस्सन है। वो क्या करता है, ये मौका परस्त आदमी मौके का फायदा उठा करके जब दो अर्थ आपस में एक दूसरे से टकरा रही होती हैं तो जाता है और उसमें से एक को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक को क्यों खाना जब आप दो का मजा ले सकते हो। गलत हो गया। तो बेसिकली सीक्रेट वॉर से पहले होता कुछ नहीं है, दो आपस में इंकर्जन कर रही होती है, गैलेक्टस आता है और उसमें से एक को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि एक को खाऊंगा फिर उसके बाद दूसरी को भी खा सकता हूं। तो हो सकता है कि हमको इस मूवी में भी ऐसा कुछ देखने को मिले। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो उसके चलते हमें इस मूवी में एक इंकर्जन देखने को मिले, और उस इंकर्जन का पार्ट ये वाली अर्थ हो, और उसी वजह से गैलेक्टस आए और इस पूरी अर्थ को कंज्यूम करना शुरू कर दे, बिकॉज जैसा मैंने कहा वो मौका परस्त आदमी है। और इससे अच्छा सीक्रेट वॉर्स का इस तरह इनको मिलेगा भी नहीं। प्लस यहां से ये लोग मिस्टर फैंटास्टिक और गैलेक्टस के बीच में एक वेंडेटा को भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि गैलेक्टस को मिस्टर फैंटास्टिक यहां पर हराएगा नहीं। वो देखेगा कि गैलेक्टस उसकी अर्थ को कंज्यूम कर चुका है एंड ही जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, और उसको अपनी अर्थ को छोड़ करके वहां से निकलना पड़ेगा। उसके पास एक राफ्ट होगी जैसे वो कॉमिक बुक्स में बनाता है, तो यहां पर भी उसके पास होगी टू लीव दिस टाइमलाइन एंड मूव इनटू अनदर वन, और तब जाकर वो मे बी
मे बी 616 वाली टाइमलाइन में पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ, ताकि वो इस वाली टाइमलाइन में जाकर के यहां पर वार्निंग दे सकें कि क्या बड़ी चीजें आ रही हैं इनकर्जन्स नाम की, और अगर इन लोगों ने टाइम पे उन्हें नहीं रोका तो वो अपने यूनिवर्स को भी नहीं बचा पाएंगे। आई मीन दिस कुड टोटली बी समथिंग लाइक इन्फिनिटी वॉर, जैसे थैनोस हल्क भाई साहब को पेल के नीचे भेजते हैं, फिर वो कहता है कि थैनोस आ रहा है, कहता है कौन थैनोस, तो पूरी कहानी। तो इसमें ये हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के साथ वैसा कुछ टेक प्लेस करे ना। अगर मार्वल को ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक फोर की हाइप कम है तो वो इसकी हाइप बनाने के लिए एक काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैप्टन अमेरिका 4 में इसका पोस्ट क्रेडिट सीन ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब 2 हैं उनके पास। तो पहले वाले में वो सेंट्री का कुछ कर सकते हैं, दूसरे वाले में वो इसका कर सकते हैं कि सैम विल्सन जाता है बकी से मिलने के लिए, वो बकी को कहता है कि वो एवेंजर्स को रीअसेंबल करना चाहता है क्योंकि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में, लेकिन बकी उसको कहता है कि उससे भी बड़ा खतरा आ रहा है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक टीम है। और तभी एक बड़ा सा पॉड आता है और आसमान से गिरता है एंड वी सी फैंटास्टिक फोर, और बस इसके बाद लिखा आता है द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न। नाउ अगर ये अल्टरनेट यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर है तो फिर एक सवाल और भी खड़ा हो जाता है कि हमारे यूनिवर्स मतलब 616 के मार्वल यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर गए कहां। तो इस चीज को मार्वल बहुत ही स्मार्टली टैकल कर सकता है कि अगर ये लोग काम नहीं करते, मतलब ये वाली फैंटास्टिक फोर टीम काम नहीं करती, इफ पीपल डोंट लाइक देम, तो मार्वल इनको बहुत ही आसानी से साइड में कर सकता है ये बोलकर कि ओ ये तो हमारे यूनिवर्स के हैं ही नहीं, हमारे यूनिवर्स के तो अब आएंगे। This can be very smartly played out। और इस चीज की हिंट्स ये लोग फैंटास्टिक फोर मूवी में ही ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब पेड्रो पास्कल से ही उसके कॉम्पिटिटर रीड रिचर्ड्स की हिंट ड्रॉप करवाई जा सकती है कि तुमको ये फ्यूचर में रिप्लेस करेगा। जब ये लोग 616 यूनिवर्स में आए तो ये बोल करके तुम्हारे यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर कहां गए, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यूनिवर्स में 4 इसी सेम नाम के लोग थे तो सही, लेकिन वो स्पेस में गए और कभी वापस लौट के नहीं आए। ओ अच्छा। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली प्ले आउट हो जाता है और ये फैंटास्टिक फोर की टीम मेन 616 वाले यूनिवर्स में एस्टैब्लिश हो जाती है 2025 के बाद, तो एक बार सोच के देखो कि इस मिस्टर फैंटास्टिक ने अपनी 1963 की टाइमलाइन में एकदम सड़े हुए जमाने में उसको क्या नई नवेली दुल्हन बना के रख दिया था, तो फिर इस वाली टाइमलाइन के साथ तो ये क्या ही कर देगा, स्पेशली तब जब उसको पता है कि इतने बड़े थ्रेट्स आने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आएगा उनका बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी, हो सकता है कि उनकी बेटी वेलेरिया भी हो। लेकिन फ्रैंकलिन को आप ये सोच के कंफ्यूज मत कर बैठना कि वो भी इन्हीं चारों की तरह पावर को पोजेस करता होगा, ना मुन्ना ना, ये एक अलग लेवल का मॉन्स्टर है, बिल्कुल अलग लेवल का। वो क्या है उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन बस आप इतना समझ लो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो कुछ भी बनाया जाएगा उसमें इसी मुन्ने का हाथ होगा। और हाँ, फैंटास्टिक फोर का कोई भी वीडियो या कोई भी मूवी डॉक्टर डूम के बिना तो कंप्लीट हो नहीं सकती, तो फिर डॉक्टर डूम का क्या। तो जहां तक मुझे लगता है तो इस मूवी में डॉक्टर डूम विलन नहीं होगा। हाँ, ये लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं कि उसकी पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट ड्रॉप, इनफैक्ट उनको करनी चाहिए, इनफैक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में आई वांट हिम टू बी देयर। मे भी ऐसा हो सकता है कि उनकी खुद की टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने उसको सबड्यू करके रखा हो। फिर इसके बाद जब ये 616 यूनिवर्स में आते हो तो शायद इनके साथ ही साथ इनके अननोइंगली वो इस टाइमलाइन में आ जाए, या फिर मार्वल की 616 टाइमलाइन में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता हो और हमको एक छोटी सी हिंट दी जाए। जब सूजन और रीड आपस में बात कर रहे हो तो सूजन रीड से पूछे कि क्या वो यहां पर भी है, और रीड बस उससे कहे कि हाँ। और इसके अलावा हम उसके बारे में और कुछ भी नहीं सुनेंगे पूरी मूवी में, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट्स में हम बस एक शख्स को देखते हैं जो अपने कासल में बैठा हुआ है और पूरे कैसल के बाहर बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, कैसल के उस हॉल में सिर्फ फ्लेम्स की लाइट है। हम लोग उस शख्स की सिर्फ ब्रीदिंग सुन सकते हैं जो कुछ डार्थ वेडर की ब्रीदिंग जैसी फील होती है, और फिर वो अपने थ्रोन से खड़ा होता है, लेकिन उसके खड़े होने की आवाज उसके शरीर से ज्यादा मेटल जैसी साउंड करती है, और वहीं पर वो मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार इस मूवी के एंड में लिखा आता है डॉक्टर डूम विल रिटर्न। आई नो आई एम टू गुड एट इट, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे ताकि वीडियो 6-8 घंटे का ना बन जाए। तो जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा पता नहीं कौन सा जो भी वीडियो है वो नहीं देखा तो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में भेजूंगा जहां के मूवी हॉल्स में सिर्फ गणपत और मैडम वेब चलती होगी, सोच लेना।